अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्लास 10 साइंस का पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे जनन क्या होता है, यह क्यों आवश्यक है, व इसके प्रकार जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। यहाँ आप दो चित्र देख रहे हैं। इन दो चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है या आप क्या समझ पा रहे हैं। तो पहला चित्र जो है इसमें आप देख रहे होंगे दादा दादी हैं और संतान है वो उनके पेरेंट्स हैं। दूसरे चित्र में हाथी है वो उसका बच्चा है। तो इन दोनों चित्रों में हम देख रहे हैं माता पिता व उनकी संतानों को हम देख पा रहे हैं। अब यह किस प्रक्रम के माध्यम से संतान की प्राप्ति हुई, मतलब वह प्रक्रम क्या है जिसके माध्यम से दादा दादी से हमारे पेरेंट्स हुए और हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया। तो कौन सा प्रक्रम है जिसके माध्यम से यह सब होता है। इस प्रक्रम को हम जनन कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं। अब जानते हैं जनन क्या होता है। जनन यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। मतलब यह वह प्रक्रिया हो गई जिसके द्वारा कोई भी सजीव अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करेगा। अपने ही जैसे कहने का मतलब है मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, गिलहरी का बच्चा गिलहरी होगा, गाय का बच्चा गाय होगा। यह अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। या आप कह लीजिए अगर हम आम के पेड़ का बीज आम का बीज अगर लगाते हैं तो वह आम का ही पौधा बनता है, न कि अमरूद का पौधा बनता है। तो यह जनन वह प्रक्रिया हो गई, वह प्रक्रम हो गया जिसके माध्यम से कोई भी सजीव अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करेगा। अब हमने अपने पिछले अध्याय में कुछ प्रक्रम के बारे में पढ़ा था, जैसे पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन। इनके बारे में हम पाठ 6 में पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ जाना था कि ये वह प्रक्रम है जो जीवित रहने के लिए अति आवश्यक हैं। अगर इनमें से कोई भी एक प्रक्रम नहीं होता है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है और हम मर भी सकते हैं। लेकिन जनन जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो संतति उत्पन्न नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जीवित रहते हैं। तो फिर जनन की आवश्यकता क्यों होती है, जनन क्यों करना ज़रूरी है। जब जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं है तो व्यर्थ में इसमें जीव अपनी ऊर्जा को व्यय क्यों करें, क्यों आवश्यक हुआ जनन करना। तो इसका बहुत ही एक सरल सा उत्तर है, यह पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। या यूँ आप कह लीजिए यह पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखता है, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखता है। और दूसरा हो गया यह संतुलन बनाए रखता है। यह क्या बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है, पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बनाए रखता है। जैसे पहले आप अस्तित्व को समझिए, कोई भी जीव अगर बच्चे संतान उत्पन्न करना छोड़ देगा तो लाखों सालों बाद या हजारों सालों बाद हमें नहीं पता रहेगा कि ऐसा कोई जीव था, या हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं पता रहेगा, मतलब उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। हमें नहीं पता कि इस प्रकार का कोई भी जीव हमारी पृथ्वी पर था। और दूसरा हुआ संतुलन। संतुलन को आप एक खास श्रृंखला के माध्यम से समझिए। जैसे घास है, यहाँ मैंने एक खास श्रृंखला का उदाहरण लिया है। घास है, घास को आप सब जानते हैं कि हिरण खाता है और हिरण को शेर खा रहा है। मान लीजिए कि हिरण की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, मतलब हिरण ने जनन करना छोड़ दिया, तो इस प्रकार से हिरण की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब हिरण की पॉपुलेशन समाप्त हो गई तो घास जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, उसका अमाउंट जो है, उसकी मात्रा जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि घास को खाने वाला प्राणी जो हिरण था वह समाप्त हो गया है। अब तीसरा आता है शेर। शेर का क्या हुआ, शेर को जब हिरण नहीं मिलेगा तो शेर की पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ होती जाएगी, वो भी मरती जाएगी। तो इस प्रकार से अगर कोई भी जीव जनन करना छोड़ देता है तो वह एक प्रकार का असंतुलन पैदा कर देगा पृथ्वी पर। जिस प्रकार से यहाँ हमने देखा घास की संख्या बढ़ती जा रही है, शेर की संख्या घटती जा रही है और हिरण समाप्त हो गया है, तो घास की संख्या बढ़ती गई और शेर की संख्या क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर एक तरह का असंतुलन
पैदा हो जाएगा। तो जनन, अस्तित्व व संतुलन दोनों बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। अगर जनन नहीं होगा तो प्राणी का अस्तित्व मिट जाएगा व पृथ्वी पर संतुलन समाप्त हो जाएगा, संतुलन डगमगा जाएगा। अब आगे जानते हैं। अब आपने ये देखा कि एक आदमी अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, या आप ये कह लीजिए कोई भी जीव अपने ही जैसी संतति को जन्म क्यों देता है। आखिर क्या बात है कि अगर हम आम के पौधे का कोई बीज लगाते हैं तो वो आम का ही पौधा निकले, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा किस लिए होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब तो यहाँ आप देख रहे हैं एक हेडिंग दी हुई है डीएनए प्रतिकृति। तो पहले डीएनए का आप फुल फॉर्म जान लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और प्रतिकृति का मतलब हुआ अपनी ही जैसी कॉपी बनाना, अपने समान कॉपी का निर्माण करना। इसका मतलब प्रतिकृति का मतलब ये हो गया। तो यहाँ आप देखिए, एक जाति के जीव आकृति, आकार और अभिकल्प समान होने के कारण समान प्रतीत होते हैं। कोई भी जाति का जीव है, जैसे मनुष्य की जाति ही ले लीजिए, तो मनुष्य की जाति के जीव आकृति, आकार और अभिकल्प समान होने के कारण हमें मनुष्य की तरह ही प्रतीत होते हैं। गिलहरी का बच्चा हमें गिलहरी की तरह ही प्रतीत होगा, गाय का बच्चा हमें गाय की तरह ही प्रतीत होता है। अब ये क्यों होता है? ये होता है, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कोशिका है। कोशिका के अंदर आप मध्य में देख रहे हैं ये केंद्रक है। केंद्रक किससे बना होता है? गुणसूत्र से बना होता है। यहाँ आप गुणसूत्र देख पा रहे हैं। अब ये जो गुणसूत्र होता है ये बना होता है हमारा डीएनए से, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर। तो इसको याद रखिएगा, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो डीएनए के बने होते हैं। कोशिका के केंद्रक में क्या हुए? गुणसूत्र हुए जो डीएनए के बने होते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मटर में टोटल 14 गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरह इनकी जो संख्या होती है यह निश्चित होती है। अब डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। जो डीएनए होता है इनके अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, मतलब इनमें जीन्स होते हैं जो माता पिता से उनकी संतान तक जाते हैं। तो डीएनए क्या करता है? ये एक आनुवांशिक पदार्थ है जो संदेश को, आनुवांशिक गुणों को जनक से संतति पीढ़ी में लेकर जाता है। अब जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जनन की वो जो मूल घटना है वो होती है डीएनए की प्रतिकृति बनाना, डीएनए की कॉपी बनाना। ये जनन की मूल घटना है। जनन के लिए दोनों प्रतिकृति का अलग होना आवश्यक है, और जनन के लिए यह भी आवश्यक है कि जो प्रतिकृति बनी है वह अलग हो जाए। क्यों अलग हो जाए? क्योंकि माता पिता से संतति का निर्माण हुआ है तो प्रतिकृति अलग हो जाती है। दोनों प्रतिकृतियाँ, एक प्रतिकृति माता पिता के अंदर रह जाती है और दूसरी प्रतिकृति संतान में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो दोनों प्रतिकृतियाँ बनी हैं, जो प्रतिकृति बनी है वह पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है। मतलब यह जो प्रक्रिया है डीएनए की प्रतिकृति बनाना, वह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो जो प्रतिकृति बनती है वह एक समान तो होगी लेकिन पूर्ण रूप से समरूप नहीं होती है। एक समान होगी, मतलब जो डीएनए पेरेंट्स का था उसी प्रकार का डीएनए होगा, लेकिन पूर्ण रूप से समरूप नहीं होगी, क्योंकि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। इसमें कुछ विभिन्नताएं आती हैं। आपने देखा होगा कि हम बिल्कुल भी मतलब पूर्ण रूपेण अपने माता पिता से नहीं मिलते, हमारे अंदर भी कुछ विभिन्नताएं आती हैं। इन विभिन्नताओं को हम डिटेल में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन विभिन्नताएं क्या हैं और उसका महत्व क्या होता है। तो विभिन्नताएं, संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जो संतति कोशिकाएं हैं वो एक समान तो हैं,
समान हुई पेरेंट्स के, लेकिन वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न भी होती हैं। हम किसी न किसी रूप में अपने पेरेंट्स से भिन्न भी हैं, अलग भी हैं। अब इनका महत्व क्या हुआ? ये तो विभिन्नताएं हो गई, विभिन्नताओं का मतलब आपने समझ लिया। अब विभिन्नताएं क्यों आवश्यक हैं, क्यों इनकी ज़रूरत होती है? तो विभिन्नताएं का महत्व, विभिन्नता का पहला महत्व है विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं। विभिन्नताएं क्या करती हैं? जैव के विकास, जीव के विकास का आधार हैं। विभिन्नताएं नई स्पीशीज़ के उद्भव के लिए आवश्यक हैं। कोई भी नई स्पीशीज़ का उद्भव हो, इसके लिए भी वह आवश्यक हैं। तीसरा है विभिन्नताएं स्पीशीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। विभिन्नताएं क्या करती हैं? किसी भी स्पीशीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए भी उपयोगी होती हैं। इसको एक हम उदाहरण से समझते हैं। मानिए कि कोई भी प्राणी है, अभी जो हमारा टेम्परेचर हो रहा है, मान लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो जीव है वह अपना जीवन यापन कर रहा है, वह जीवित रह रहा है। मानिए कुछ सालों बाद या कुछ लाखों सालों बाद, वर्षों बाद कुछ टेम्परेचर हो जाता है हमारा 70 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें क्या ये जीव, अगर इसमें विभिन्नता नहीं होगी तो क्या ये जीव वहाँ पर जीवित रह सकेगा? यह जीव जो 35 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में अभी यहाँ जीवित रह रहा है, अगर कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद, कुछ लाखों हज़ारों वर्षों बाद टेम्परेचर अगर हमारी पृथ्वी का 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो यह जीव क्या होगा? मर जाएगा, वहाँ पर जीवित नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि विभिन्नताएं अगर नहीं होंगी तो उस जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसकी समष्टि का विनाश हो जाता है। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं। जो एग्ज़ाम्पल हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है वह है शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु। कुछ जीवाणु होते हैं जो शीतोष्ण जल में पाए जाते हैं। अब वैश्विक ऊष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग हुई तो जल का, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? जल का तापमान बढ़ जाएगा। जब जल का तापमान बढ़ गया तो जो शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीव हैं वो क्या होंगे? वह मर जाते हैं। अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे। शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु हैं वह मर जाएंगे। लेकिन उसके ही विपरीत जो दूसरे विभिन्नता वाले जो जीव हैं, जिनको हम उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवाणु कहेंगे, वह जीवित रहेंगे। अगर ये उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवाणु वहाँ नहीं हैं तो क्या होगा? तो जीवाणु का नामो निशान ही मिट जाएगा, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवाणु जीवित रहेंगे और वृद्धि करते हैं और अपनी समष्टि को बनाए रखते हैं। इस प्रकार से, इस तरह से विभिन्नता नए स्पीशीज़ का उद्भव करती है और उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अगर विभिन्नता नहीं होगी तो जीव की उत्तरजीविता या नया जीव उद्भव, नई स्पीशीज़ का उद्भव नहीं हो पाएगा। मान लीजिए, इसको एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी स्थान पर कोई समष्टि रह रही है, कोई पॉपुलेशन रह रही है जिसमें सामान्य जीव भी हैं और विभिन्नताएं लेते हुए जीव भी हैं। तो मानिए यदि वातावरण में कोई परिवर्तन होता है, जैसे मैंने अभी बताया टेम्परेचर बढ़ जाता है या कोई भी परिवर्तन आप मान लीजिए, तो जिसके कारण क्या होगा? जो सामान्य जीव हैं जिनमें कोई विभिन्नता नहीं है वो तो मर जाएगी और विभिन्नता वाली जीव जो है वो बच जाती है और अपनी समष्टि को बचा लेगी और अपना अलग से वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से हमें पता रहता है कि इस प्रकार ऐसा कोई जीव हमारी पृथ्वी पर था, उसका अस्तित्व हमें पता रहता है। तो इस प्रकार से विभिन्नता जो हो गई वह क्या करती है? उत्तरजीविता को बनाए रखती है, स्पीशीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। तो यह हो गया आपका विभिन्नता और उसका महत्व। यहाँ हमने जान लिया जनन क्या होता है, यह क्यों करना आवश्यक है और डीएनए प्रतिकृति किस प्रकार आवश्यक है और विभिन्नताएं और उसका महत्व। इसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। अब अगले
पार्ट में हम समझेंगे, जनन के प्रकार को जानेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा। थैंक यू।